साथियों, आज धरती आबा जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। साथियों, आज इस जिले में और मध्य प्रदेश के हर जिले में और देश के कई जिलों में आज बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम लगा है। उस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में बहुत सारा अंतर है। हर जगह बिरसा मुंडा जी की जय कहा जाता है, भगवान की जय हो, बिरसा मुंडा जी को भगवान बना दिया। लेकिन इस कार्यक्रम में आपको बिरसा मुंडा जी के आंदोलन की जय हो, उनके उद्देश्य की जय हो, और वो उद्देश्य पूरा नहीं है, वो पूरा करना है, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। बाकी जगह राजनीतिक कार्यक्रम है, हर कार्यक्रम में घुस के लोग आदिवासियों को जल जंगल जमीन के विस्थापन से बचाने के लिए कार्यक्रम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये विषय रखा गया है कि आदिवासियों का विस्थापन कैसे कैसे और क्यों हुआ कर रहे हैं। ये पहला सत्र है साथियों। इस पहले सत्र में 3 विषय रखे गए हैं। पहला विषय है वन संरक्षण अधिनियम 2003 लागू होने से पैसा पैक्ट आर्टिकल 244 के माध्यम से 5वीं 6वीं अनुसूची में मिले हुए संवैधानिक विशेष अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र। दूसरा विषय है पूना पैक्ट से SC ST OBC को सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण लोकतंत्र में द्विदलीय शासन प्रणाली विकसित की गई है, इसलिए आए दिन उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, EVM का भी सहारा लिया जा रहा है। ये दूसरा विषय है साथियों। और तीसरा विषय है डीलिस्टिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा करके, यानी धर्म के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति को सूची से नाम हटाने का षड्यंत्र एवं आदिवासियों को धर्म के नाम पर उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का साजिश। साथियों, जो 3 विषय लगे हैं, इन तीनों विषय में से जो मुख्य विषय है जिसके कारण बाकी दोनों विषय खड़े हुए हैं, वो दूसरे नंबर का विषय है पूना पैक्ट। साथियों, पूना पैक्ट में हमको क्या मिलने वाला था, ये हमको समझने की जरूरत है। कम्युनल अवार्ड, स्वतंत्र क्षेत्र मिलने वाला था, OBC के लिए भी आरक्षित क्षेत्र होना था इस देश में, ST SC के लिए भी क्षेत्र होना था जहां उनकी आबादी 50% हो से ज्यादा हो, और 2 वोट का अधिकार ये हमको मिलने वाला था। इसकी कहानी अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि साउथ ब्यूरो कमीशन से शुरू हुई। असल में ये कहानी उसके भी पहले मॉर्ले मोंटे रिफॉर्म से शुरू हुई थी 1909 में। मॉर्ले मोंटे रिफॉर्म जब भारत में ये कमीशन आया था तो इस देश में क्रिश्चियन धर्म के जो लोग थे उनको अपना ईमानदार नेतृत्व चुनने का अधिकार था। और 1909 में जो माइनॉरिटी में उस समय दूसरा सबसे बड़ा समुदाय था, पहला सबसे बड़ा समुदाय था, मुस्लिम भाई थे, उन लोगों को भी अपना स्वतंत्र कम्युनल अवार्ड उनको अंग्रेजों ने जब दिया तो कांग्रेस ने, उस समय तो हिंदू महासभा थी नहीं, ब्राह्मण महासभा ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब यही अधिकार हम OBC ST ST के लिए भास्कर राव जाधव और बाबा साहब अंबेडकर ने मेमोरेंडम देकर 1917 में साउथ ब्यूरो कमीशन को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और कम्युनल अवार्ड का मांग किया, तो ब्राह्मण महासभा और कांग्रेस ने खुले रूप में इसका विरोध किया। साथियों, ऐसी क्या बात है ये हमको समझनी पड़ेगी कि मुसलमानों को, ईसाइयों को कम्युनल अवार्ड देने से ब्राह्मणों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही OBC ST SC को आबादी के हिसाब से उनकी संख्या के अधिकार मिलते हैं, उनको आरक्षण मिलता है आबादी के हिसाब से, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। ये इतना ज्यादा व्यतीत हो जाते हैं कि ये खुले रूप में विरोध शुरू कर देते हैं। साइमन कमीशन OBC ST SC को यही अधिकार, कम्युनल अवार्ड ये सब देने वाला था, 2 वोट का अधिकार देने वाला था, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। पीछे से ब्राह्मण महासभा इसका विरोध कर रही थी, ये हमको समझना पड़ेगा। RSS कौन चला रहा है? ब्राह्मण महासभा और प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा, ये दोनों संगठन बहुत खतरनाक है। एक भगवाधारी संगठन वाले ब्राह्मणों का संगठन है और एक टाई कोट घड़ी पहनने वाले
संगठन ब्राह्मण वालों का संगठन है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। जबलपुर में प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा का मुख्यालय है, वहां उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। और वो लोग पूरे देश भर में आरएसएस और कांग्रेस के माध्यम से ब्राह्मणवाद कैसे स्थापित हो, इसके लिए लगातार काम करते हैं। और ब्राह्मणवाद से जब तक हम आजाद नहीं होंगे, हमारी आजादी मिलने वाली नहीं है। और ये कम्युनल अवार्ड, 2 वोट के अधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इससे हम ब्राह्मणों से भी आजाद हो जाते। अंग्रेजों से आजादी मिलने के पहले हम ब्राह्मणों से आजाद हो जाते। इसीलिए ब्राह्मणों ने इन अधिकारों का विरोध किया। और इससे जितने भी विषय इस पर्चे में है, वो सारे विषय आज हमारे सामने खड़े हो गए। अभी डीलिस्टिंग का समस्या आ गया है। लोगों को यह समझना होगा कि जाति के आधार पर लिस्ट नहीं बना है। लिस्ट जातियों का है, लेकिन जाति के आधार पर लिस्ट नहीं बना है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये अपनी एक किताब में लिखा है, हु वर द अनटचेबल्स। उसमें आदिवासियों के 10 पैमाने हैं, जिन पैमानों पे अगर कोई व्यक्ति अपना सर्वे पूरा करता है तो उसको आदिवासी वर्ग में रखा जाएगा। एससी के लिए 9 पैमाने हैं और ओबीसी के लिए 5 पैमाने हैं। जब ये पैमाना कोई पूरा करता है तो कोई भी जाति का व्यक्ति ओबीसी, एसटी, एससी में वर्ग में किस में जाएगा, इसका निर्धारण होता है। जैसे अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि कुर्मी जाति के लोग अभी अलग अलग प्रदेश में आदिवासी का वर्ग में आना चाहते हैं। ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल में कुर्मी जाति के लोग पहले से आदिवासी हैं और तमिलनाडु में कुर्मी जाति के लोग एससी में आते हैं। क्योंकि जब साइमन कमीशन देश भर में घूम रहा था तो जिसने कहा हमारे साथ अछूतपन का व्यवहार होता है, वो एससी में हो गया। जिसने कहा कि हम ये ब्राह्मणवादी समाज से दूर रहते हैं, हम इनसे गुरु दक्षिणा नहीं लेते हैं, हमारे 10 गात्र के कार्यक्रम में ब्राह्मण नहीं आता है, ऐसे जो लोग जो अपने स्वतंत्र धर्म को मानते हैं, ऐसे लोग को आदिवासी कैटेगरी में रखा गया, ट्राइबल कैटेगरी में रखा गया। तो पश्चिम बंगाल में कुर्मी जाति के लोग ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। वो ब्राह्मणों से गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, ब्राह्मण उनके घर पे आके काज क्रिया नहीं करवाता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको आज वो 9 पैमाने नहीं पता होंगे, वो 8 पैमाने, 9 पैमाने एससी के और 10 पैमाने शेड्यूल ट्राइब के, और अभी सर्वे होगा, एसआईआर का सर्वे हो रहा है ना, और उसमें आपसे चुपके से आपसे सवाल पूछ लेंगे। और जब आपको कुछ नहीं पता रहेगा कि आप आदिवासी तो हो, लेकिन शेड्यूल ट्राइब कैसे हो, अनुसूचित जनजाति में आने के क्या पैमाने हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आपको हिंदू बना देंगे। हिंदू में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण बनाने वाले हैं क्या? क्षत्रिय बनाने वाले हैं क्या? वैश्य बनाने वाले हैं क्या? अरे जब शिवाजी महाराज के साथ उनने अछूतपन का व्यवहार किया, उनके राज तिलक में बिना नहाए वो गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण ने उल्टे पैर के अंगूठे से राज तिलक किए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वो अछूतपन कर सकते हैं, तो हम आदिवासियों के साथ वो कौन से वर्ण में रखेंगे? बात समझ में आ रही है? इतने महान राजा का जब वो अपमान कर सकते हैं, तो हम आदिवासियों को किस में रखेंगे? वो शूद्र वर्ण में रखेंगे। तो चौथे दर्जे के आपको इस देश के नागरिक बनना है क्या? और जब तक 5वीं 6वीं अनुसूची रहेगी और आप शेड्यूल ट्राइब में रहेंगे, आपको चौथे दर्जे का नागरिक नहीं बनाया जा सकता। जब तक संविधान में मौलिक अधिकार रहेंगे, आपको चौथे दर्जे का नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए वो आपका जो मूल धर्म है, आदिवासी धर्म, कहीं गोंडी धर्म है, कहीं सरना धर्म है, इन धर्म कोडों को खत्म कर दिया और आपको जबरन कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से, कहीं एनआरसी के माध्यम से आपको हिंदू बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे ये कम्युनल अवार्ड खत्म हो जाए। आज देश में पार्टी तंत्र है। पार्टी तंत्र कैसे है? जो समाज का ईमानदार नेता होता है, जो जनता का चुना हुआ व्यक्ति होता है, क्या पार्टी उसको टिकट देती है? नहीं देती है। पहले पार्टी टिकट देती है, पार्टी चुनती है कि हमारे लिए सदन में कौन आवाज उठाएगा, जीतकर कौन जाएगा, फिर जनता उसको वोट देती है। हमारी मजबूरी है, जिसको कांग्रेस, बीजेपी
टिकट देगी या उनके गठबंधन टिकट देंगे, हमको मजबूरी में उनको चुनना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र है कि पार्टी तंत्र है? और ये पार्टी तंत्र पूना पैक्ट लागू होने के बाद आया, और इस पार्टी तंत्र के लागू होने से हमारी सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। देश में 50 लाख करोड़ का बजट बनता है, उसमें SC ST को कितना मिलता है, खर्च कितना होता है? ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस देश में पूना पैक्ट लागू है। जब तक वो लागू रहेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी आप द्वैम दर्जे के नागरिक बन के रह गए हो, आगे चल के आपको चौथे दर्जे का नागरिक बनाना है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण, ध्यान रखो। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था नहीं होगी क्या? वो वर्ण व्यवस्था होगी तो कहां रहोगे? ये ध्यान लगाओ, ये पूछो, सवाल पूछो। जब विश्व हिंदू परिषद RSS के लोग आपके घर में आते हैं तो बोल रहे हैं भाई हमारा कौन सा वर्ण होगा? कभी सोचा? ये इसके लिए ये कार्यक्रम लगाया है कि जितने लोग यहाँ आए हैं वो गांव-गांव जाकर ये बात समझाना है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। NRC में आदिवासियों का अलग धर्म है क्या? नहीं है। गौंडी धर्म है, सरना धर्म है। तो क्या बनोगे? समझ में आ रहा है? यहां OBC बनाने की तैयारी है, तुमको डीलिस्टिंग करके ST से काय में लाएंगे, OBC में लाएंगे। OBC की क्या हालत है देश में? हिजड़ों की गिनती होती है, गधों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती हो रही है। कुत्तों को टैग लग गया है, गाय को टैग लग गया था, कुत्तों को भी टैग लग गया। उनकी गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती। अगर आदिवासी धर्म से निकल के, आदिवासी कैटेगरी से बन के, हिंदू बन के OBC में आओगे तो गिनती भी नहीं होगी, बिना गिनती के रह जाओगे। हिजड़ों की गिनती 2 बार हो गई है, उनको 2% आरक्षण है, 2% आरक्षण है हिजड़ों को भी। समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो 7.5% आदिवासियों का आरक्षण है, ये खत्म करने की तैयारी है। और इस सब की जड़ पूना पैक्ट है। जब तक पूना पैक्ट रहेगा OBC ST SC को उसका हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। इन्हीं सब बातों को रखते हुए मैं अपना ये उद्घाटक का अपना भाषण खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय मूल्यवासी।